नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज के 17वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। बिल्कुल टफ क्वेश्चन होंगे। कैसे करना है मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको वीडियो को रोकना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और आंसर देना है। उसके बाद फिर आपको वीडियो को प्ले करना है और उसको समझना है। आपने अगर सही दिया है तो कोई बात नहीं, अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, उसको आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से समझने में मदद मिलेगी। तो मैं आप लोगों से पढ़ाना शुरू करूँ, आपको आप लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे। और यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा और साथ में आपका इसका पीडीएफ नोट्स भी दूँगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वो बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आप इसको लेके आराम से अपनी खुद की नोट्स बना सकते हो, जिससे आपको आगे चल के रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आप कोर्स से रिलेटेड किसी तरीके की अन्य जानकारी चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछने वाले हैं और क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैच करना है आपको एग्रोनॉमिक और बायोलॉजिकल टर्म यहाँ पर दिए गए हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन और उनके एसोसिएशंस दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि इसको कायदे से मैच करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ओसिस प्रभाव, यानी कि ओसिस इफेक्ट होता है। तो ओसिस इफेक्ट क्या होता है? ओसिस इफेक्ट जब हम वर्टिकल हीट ट्रांसफर होने लगती है, जब कहीं पर क्रॉप जो एरिया है हमारा जहाँ पर हमने खेती कर रखी है, वहाँ पर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी से ठंडी की तरफ जब हीट को ट्रांसफर होना होता है, तो इस तरीके की हीट के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओसिस इफेक्ट। ओसिस इफेक्ट में जो हीट ट्रांसफर होती है, वो कैसे होती है? वो वर्टिकल रूप से होती है। वर्टिकल का मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर समझते हो? इस तरीके से जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर कोई एक पौधा गर्म है, तो आगे चलकर फिर ये वाला गर्म होगा, फिर उसके बाद इसके बगल वाला। तो इस तरीके से जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। समझ गए? और इसके अलावा एक हमारे पास होता है क्लॉथ लाइन इफेक्ट। तो ये क्लॉथ लाइन इफेक्ट होता है, इसमें जो हीट होती है वो ट्रांसफर कैसे होती है? वो कैसे ट्रांसफर होती है? इसमें हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर हो रही है। हॉरिजॉन्टल कैसे ट्रांसफर होगी? क्षैतिज रूप से ट्रांसफर हो रही है। इस तरीके से जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक फसल है, उस पे हीट आई, उस पे ढेर सारी हीट पड़ी, वो गर्म हुआ। वहां से फिर हीट जो थी वो इस पे आई और इसके बाद इस पे आई और इसके बाद इस पे आई। तो इस तरीके से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको क्षैतिज हीट ट्रांसफर बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लॉथ लाइन इफेक्ट बोलते हैं। तो हमारा ए जो था ये फर्स्ट पे चला गया और बी जो था वो सेकंड पे चला गया। इसके बाद हमारा ग्रास टिटैनी है। तो ग्रास टिटैनी मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऐसे जब एनिमल कोई हमारा है, वो ऐसा हरा चारा खाने लगता है जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, यानी कि मैग्नीशियम की कमी वाला जब हरा चारा खाता है तो जानवरों को ग्रास टिटेनी हो जाता है। इसके अलावा लेथारिज्म है। तो लेथारिज्म जो होता है, लेथारिज्म एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन होता है, बीओओए। तो बीओएए होता है एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन। ये क्या होता है? इससे रिलेटेड मैंने आगे अभी एक क्वेश्चन बनाया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बाकी अगर आप देखोगे तो ए जो है वो फर्स्ट पे जा रहा है, तो ए फर्स्ट पे इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो हमारा या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। बी सेकंड पे जा रहा है, तो बी सेकंड में इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो अब हम देखते हैं सी। सी देख लेते हैं। तो सी हमारा थर्ड पे जा रहा है, तो सी थर्ड पे इस पे जा रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इज नोन एज डेल्टा। कह रहा है कि एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जितनी गहराई तक पानी की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। तो वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है कि डेल्टा जो होता है वो क्या होता है? कि जब किसी एक पौधे को उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जब हम उसको ग्रो करते हैं, उसको जितनी गहराई तक पानी की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो हमारा जो ये पहला स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं।
द पीरियड इन डेज फॉर which irrigation is supplied to a crop is known as base period। कह रहा है कि इरिगेशन का ऐसा टाइम, अ पीरियड इन डेज फॉर which irrigation is supplied to the crop। कह रहा है कि एक ऐसा पीरियड जब तक हम खेतों में पानी देते हैं, दिनों में, दिनों की संख्या जब हम खेत में पानी देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेस पीरियड कहते हैं। तो ये भी हमारी बात सही हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि डेल्टा जो होता है उसमें हम डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ये होता है हमारा डेल्टा। ड्यूटी क्या होता है? अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं तो डेल्टा और ड्यूटी एक दूसरे से रिलेटेड टर्म होते हैं। तो ये जो ड्यूटी क्या होती है? एरिया इरिगेटेड, एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक, 1 क्यूसेक डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ वाटर। अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोलें तो क्या कहेंगे कि 1 क्यूसेक, 1 क्यूसेक पानी में जितनी एरिया, जितनी जितनी जितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है, क्या? सिंचाई की जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्यूटी। तो ये तो ड्यूटी हो गया और ये डेल्टा हो गया और बेस पीरियड हो गया। इसके अलावा एक चीज होता है इरिगेशन पीरियड। क्या होता है? इरिगेशन पीरियड। इसको समझ लेते हैं। इरिगेशन पीरियड एक साइकिल, एक इरिगेशन, एक इरिगेशन साइकिल पूरा करने में, पूरा करने में लगा समय, लगा समय क्या कहलाता है? इरिगेशन पीरियड कहलाता है। यहाँ पर बेस पीरियड दिया है। बेस पीरियड का क्या मतलब होता है? पहली सिंचाई, पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई। क्या है? अंतिम सिंचाई के बीच का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 चीज़ बताई। एक तो बेस पीरियड बताया, पहली सिंचाई से अंतिम सिंचाई के बीच में टाइम। जैसे मान लेते हैं गेहूँ है। गेहूँ की जो पहली सिंचाई हम करते हैं वो 21वें दिन करते हैं, 21 से 25वें दिन करते हैं। और अंतिम सिंचाई इसकी कब करते हैं? जब हमारी फसल 120 दिन की हो जाती है तब करते हैं। तो इसका बेस पीरियड हम देखेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? लगभग 100 दिन। समझ गए? लगभग 99-100 दिन आता है। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है बेस पीरियड। समझ गए? 100 दिन होता है क्या? गेहूँ की कंडीशन में ये 100 दिन हमारा क्या है? बेस पीरियड होता है। अगर हम 6 सिंचाई कर रहे हैं, पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई के बीच में, ये अलग-अलग जगह पर है। जब मैं 6 सिंचाई कर रहा हूँ तब की बात बता रहा हूँ। पहली सिंचाई हमने 20वें दिन करी और अंतिम सिंचाई 120वें दिन करी। तो ये बेस पीरियड 100 दिन का हो जाएगा। हमारा खेत बड़ा-सा है, उसको हमको सिंचाई करने में, ये हमारा एक इतना बड़ा-सा पूरा खेत है, कई हेक्टेयर का है, तो हम इसमें अगर सिंचाई करेंगे तो हो सकता है हमको 3 या 4 दिन लग जाए। तो ये जो 3 और 4 दिन का जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन पीरियड बोलते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1 क्यूसेक पानी है, 1 क्यूसेक पानी से हम मान लेते हैं कि 2 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई कर लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यूटी कितनी है? उसकी ड्यूटी कितनी है? 2 हेक्टेयर पर क्यूसेक है, ठीक? 2 हेक्टेयर पर क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यूटी है हमारी इस फसल की। डेल्टा क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक हमारी फसल है, उसको जब हम जब पूरे उसके लाइफ साइकिल में जब हम ग्रो करते हैं, जब से हमने उसको ग्रो किया है और जब तक हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर लेते, उसके उतने दिनों में वो कितने सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट करता है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो ये 4 चीज़ें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप वैरायटीज विथ देयर रिस्पेक्टिव क्रॉप्स। अब इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर आपको ये क्रॉप्स दिया गया है, ठीक? और यहाँ पर जो ये क्रॉप्स दिया गया है और यहाँ पर आपको क्रॉप्स की वैरायटी दी गई है। आपको क्या करना है कि इन सब के सामने क्रॉप की वैरायटीज को लिखना है और लिखने के बाद इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लगाना है। करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पूसा जायंट।
तो पूसा जायंट वाला क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में पूछा था, ये हमारा बरसीम की भी वेराइटी है। इसके अलावा हमारा नेपियर की भी वेराइटी है, और नेपियर के अलावा ये पपाया की भी वेराइटी होती है। तो ये तो हमारा सबसे पहले इस पे आ गया। दूसरा है पूसा बैसाखी। पूसा जो बैसाखी है, ये किसकी वेराइटी होती है? पूसा बैसाखी हमारी वेराइटी जो है, ये किसकी है? ये मूंग की वेराइटी है। मूंग की ये वेराइटी होती है। छोटी लेरमा किसकी वेराइटी है? छोटी लेरमा हमारी गेहूं की वेराइटी है। और इसके अलावा HD23, सॉरी, छोटी लेरमा हमारी HD2329 जो हमारी है, ये वीट की वेराइटी है। और इसके अलावा जो छोटी लेरमा है, ये किसकी वेराइटी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी, ये भी हमारी हो जाएगी गेहूं की वैरायटी। समझ गए? अब समझते हैं ध्यान से आगे। तो अगर हम इसको मैच करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो हमें बरसीम लगना चाहिए, तो हमने सबसे पहले बरसीम रख दिया। इसमें हो गया बरसीम और इसमें हो गया, ये हमारा गलत हो गया और ये हमारा गलत हो गया। तो सबसे पहले तो हमने रख दिया क्या? बरसीम। दूसरे नंबर पर क्या है? मूंग है। तो दूसरे नंबर पर हमको यहाँ पर मूंग मिल गया, ये वाला हो गया गलत। तो हमारा सही क्या गया? ऑप्शन नंबर बी। हमको ये देखना ही नहीं पड़ा। समझ गए? ये HD2329 जो वैरायटी है, ये वही वैरायटी है जिसने हरित क्रांति लाई थी। हरित क्रांति लाई थी। समझ गए? और ये छोटी लेरमा जो है, छोटी लेरमा सोनोरा 63, सोनोरा 64, इस तरीके की जो वैरायटी थी, वो इनिशियल स्टेज में इसको डेवलप किया गया था, जिससे कि आगे चलकर फिर बाद में HD2329 जैसी वेराइटीज बनी थी। MS स्वामीनाथन जी ने इसको डेवलप किया था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following statement is correct इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमको इनकरेक्ट देखना है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, इजिप्ट हैज 100% ऑफ इट्स क्रॉप्ड एरिया इज इरिगेटेड। कहने का मतलब ये है कि इजिप्ट जो देश है, वहां पर जितना भी क्रॉप्ड एरिया है, जहां पर हम खेती करते हैं, वहां पर 100% एरिया जो है, वहां पर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी जो है वो इजराइल की है, ये भी बात सही है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई इजराइल में करी जाती है, तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके अलावा क्या कह रहा है? चाइना हैज द हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। यही बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर चाइना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास टोटल इरिगेटेड एरिया सबसे ज्यादा है। दूसरा है, तीसरा, चौथा क्या है? इंडिया इज द ओनली कंट्री टू ग्रो हाइब्रिड कॉटन कॉमर्शियली, यानी कि हाइब्रिड कॉटन ग्रो करने वाला पूरी दुनिया में भारत ही एक अकलौता देश है जहां पर हाइब्रिड कॉटन की खेती करी जाती है। बाकी पूरी दुनिया में BT कॉटन की खेती करी जाती है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत था। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा सॉइल इरोजन से है। यहाँ पर आपको 3 तरीके की गुल्ली दी गई है। ये जो इरोजन होता है, तो इरोजन होते समय जब मिट्टी कटती है, तो मिट्टी कट के एक तरीके से ये जो नाली बन जाती है, गली जिसको कहते हैं, गुल्ली कहते हैं। इसके नाली के आकार के हिसाब से, यानी कि इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई के हिसाब से 3 तरीके की गुल्ली बनाई गई है। 3 तरीके की गुल्ली का क्लासिफिकेशन होता है, तो आपको उसको मैच कराना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्मॉल गुल्ली। तो स्मॉल गुल्ली वाला क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था। तो स्मॉल गुल्ली जो होता है, इसकी जो गहराई होती है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर से कम होती है। यानी कि अगर हम इसे सीधे गहराई देखेंगे इसकी, तो ये 3 मीटर से कम होगी। और अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई की बात करेंगे, तो वो कितना होगी? ये 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर से ज्यादा होगी। तो ये बात हमारी स्मॉल गुल्ली के लिए होती है। मीडियम गुल्ली की अगर हम बात करें, तो इसमें जो गहराई होती है वो 3 से 9 मीटर होती है। और जो चौड़ाई होती है इसकी कितनी होती है? 18 मीटर या फिर उससे ज्यादा होती है। डीप गुल्ली की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा गहरा होता है, इसमें जो गहराई होती है वो 3 मीटर से ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारा ऐसे मैच होगा। ए जो है सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड पे इस पे जा रहा है, ये गलत हो गया। और ये वाला सही हो सकता है, ये भी गलत हो गया। बी जो है हमारा, बी थर्ड पे जा रहा है, तो बी थर्ड पे इस पे जा रहा है, ये इसमें नहीं जा रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ लेथाइरस लीड टू अ डिजीज कॉल्ड लेथाइरिज्म। कह रहा है कि जब हम हमेशा लेथाइरस वाली
लेथायरस हमेशा खाते हैं, लेथायरस का निरंतर सेवन करते रहते हैं, जैसे हम दाल और चावल खाते हैं या रोटी और सब्जी खाते हैं। इस तरीके से जब हम बराबर लेथायरस खाते रहते हैं, तो लेथायरस खाने की वजह से एक समस्या होती है जिसको हम लेथारिज्म बोलते हैं। लेथारिज्म नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लेथायरस खाने से लेथारिज्म हो जाता है, इसको बच्चा-बच्चा बता देगा। अगला जो रीजन कह रहा है द ग्रेन ऑफ लेथायरस कंटेन ए न्यूरोटॉक्सिक कॉल्ड BOAA। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना पहले क्वेश्चन की, आगे मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया है तो इसलिए मैं वहां नहीं बताऊंगा BOAA क्या होता है। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BOAA, तो एक तरीके का ये न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंजो ऑक्सोलिन एसिटिक एसिड। क्या होता है? बेंजो ऑक्सोलिन एसिटिक एसिड होता है। इसको जब ज़्यादा कोई लेथायरस कंज़्यूम करता है, तो इसकी वजह से एक न्यूरोटॉक्सिक बिहेवियर आदमी के अंदर पैदा हो जाता है, जिसको हम लेथारिज्म बोलते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमारा ये दोनों का दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी दोनों में से कोई एक सही होगा। अब इनमें से कौन सा रीजन देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर लेथायरस के अंदर ये BOAA वाला एसिड नहीं पाया जाता, यानी कि इस तरीके का न्यूरोटॉक्सिन नहीं पाया जाता, तो अगर कोई लेथायरस खाता तो उसको लेथारिज्म वाली प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो हमारा रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही भी हैं और इसके साथ साथ करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। Which of the following is an example of an erosion permitting crop? यानी कि ऐसी क्रॉप जिनको जब हम खेती करते हैं, जिनकी खेती करते हैं, तो हमारा मृदा का अपरदन ज्यादा होता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें लोबिया जो होता है, लोबिया तो हमारा एक तरीके की कवर क्रॉप होती है, कवर क्रॉप। और जो कवर क्रॉप होती है ये मिट्टी को हमारे अच्छे तरीके से ढके रहती है, तो इसकी वजह से तो अपरदन होगा नहीं। दूसरा है हमारा मूंगफली। तो मूंगफली भी होती है एक तरीके की कवर क्रॉप या मल्च क्रॉप भी होती है। मल्च क्रॉप, कवर क्रॉप और मल्च क्रॉप लगभग लगभग एक ही जैसी होती है। कवर क्रॉप यानी कि मिट्टी को ढके रहती है, मल्च क्रॉप मॉइस्चर को कंजर्व करती है और कवर क्रॉप मिट्टी को ढके रहती है। तो दोनों ही अगर काम हो रहा है तो हमारा अपरदन कम होता है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सही होगा हमारा मक्का, क्योंकि जो उड़द है, उड़द भी एक तरीके की कवर क्रॉप होती है। अगर हम उड़द को अपने खेत में ग्रो करते हैं तो ये हमारी मिट्टी को कायदे से ढके रहता है। जबकि जो मक्का होता है, क्योंकि मक्का लाइन में बुआई करी जाती है, तो इस वजह से इनकी जो लाइन के बीच की ये जगह होती है, यहाँ पर कोई फसल नहीं होती है और बाकी जो खरपतवार होते हैं उसको हम हटा देते हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है, बरसात होने पर यहाँ की मिट्टी का बहने का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसी वजह से इसको इरोजन परमिटिंग क्रॉप कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मक्का को कहा जाता है। अब इसमें से आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी जो ब्लैक ग्राम है और काउपी है, इसको भी तो हम लाइन में सोइंग करते हैं। तो बेटा देखो, लाइन में तो हम सोइंग इसकी भी करते हैं, लेकिन जब लोबिया, उड़द या मूंगफली जो फैलता है, इसकी जो ग्रोथ हैबिट होती है ये ज्यादा हाइट में नहीं बढ़ता है, यानी कि इसकी लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, ये चौड़ाई में ज्यादा बढ़ जाता है। तो बीच की जो जगह होती है उसको कायदे से ऐसे कवर कर लेता है। बुआई भले यहाँ हुई रहती है लेकिन ये बाद में कवर कर लेता है पूरे को। तो पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो कायदे से ढक जाती है, इसी वजह से इरोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द वीड दैट कॉजेज ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ड्रॉपसी डिजीज किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। ये जो ड्रॉपसी डिजीज होता है ये किसकी वजह से होता है? ये आर्जिमोन मैक्सिकाना के कंजम्पशन से होता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना एक तरीके का ऐसा सीड होता है खरपतवार का, अगर इसको मिला दिया जाए किसके साथ? मस्टर्ड ऑयल के साथ। मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर हमने इसको मिला दिया आर्जिनोम मैक्सिकानो को, तो इसको खा लेने से, इसका कंजम्पशन कर लेने से आदमी को कौन सी बीमारी हो जाती है? ड्रॉपसी डिजीज हो जाती है। और अगर कहीं आर्जिनोम मैक्सिकाना जो होता है, इसको शायद आर्जिनोम मैक्सिकाने को हिंदी में शायद कहते हैं सत्यानाशी। एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा है, हो सकता है गलत हो, लेकिन शायद इसको सत्यानाशी कहते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है काफी कटीली सी होती हैं, आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। पीला पीला सा फूल होता है और पत्तियों में ढेर सारे कांटे होते हैं। तो ये आर्जिमोन मैक्सिकाना होता है। ठंडी हिंदी का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हो सकता है ये गलत भी हो सकता है हिंदी का नाम, लेकिन आर्जिमोन मैक्सिकाना का अपीयरेंस कैसा होता है मैंने आपको बताया। तो क्या होता है कि मस्टर्ड का सीड जैसा होता है, आर्जिमोन मैक्सिकाना का भी सीड उसी के जैसा होता है।
अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा ये होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसको सरसों के तेल में पेर दिया जाए और उस तेल को कोई खा ले, तो इससे क्या होता है कि अंधा होने की समस्या हो जाता है। चाहे हमारा जानवर खाएगा तो वो भी अंधा हो सकता है, और अगर आदमी खाएगा तो वो भी अंधा हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हिच केमिकल इज़ यूज्ड टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन इन एग्रीकल्चरल क्रॉप? जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप होती है, जब इसको हम ड्राई एरिया में उगाते हैं, ड्राई फार्मिंग करते हैं या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, चाहे ड्राई फार्मिंग करें या फिर हम ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और बरसात हो नहीं रही है। तो कुछ समय के लिए हम अपनी फसलों को बचाने के लिए उसके अंदर जो पानी है, उसको कायदे से स्टोर करने के लिए, नहीं तो पता चले कि वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी को अपने अंदर से निकाल दे रहा है और फिर बाद में फिर बिल्टिंग में आके सूख जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि ट्रांसपिरेशन नहीं होने पाए और जो पानी का ह्रास हो रहा है, पानी का जो क्षय हो रहा है, वो ना होने पाए, इसके लिए तमाम तरीके के केमिकल का और तमाम तरीके की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से कह रहा है कि कौन-सा केमिकल है जो कि एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम में आता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा नेप्थलीन एसिटिक एसिड एक तरीके का हार्मोन होता है। 2,4-डी एक तरीके का ऐसा हार्मोन होता है जो कि हर्बिसाइड का भी काम करता है। ग्लाइफोसेट एक तरीके का हर्बिसाइड होता है। तो हमारा ऑप्शन बचा क्या? हमारा ऑप्शन जो ए है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये एक तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। जब हम इसको अपने खेत में डालते हैं तो पत्तियों के ऊपर क्या हो जाता है, पत्तियों के ऊपर एक तरीके से फिनाइल मर्क्यूरी स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसको हम जब डालते हैं तो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है वो बंद हो जाता है। और जब स्टोमेटा पत्तियों का बंद हो जाएगा, तो क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा ही खुले हुए जो स्टोमेटा होता है उसी के द्वारा ही पानी का ह्रास होता है। तो अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो पानी निकलेगा नहीं। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रॉप एंड देयर ओरिजिन। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन चारों स्टेटमेंट को आपको कायदे से पढ़ना है और बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। जैसे क्या कह रहा है, रीजन ओरिजिनेटेड राइस ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जिसको बर्मा या म्यांमार कहते हैं, पूरा भारत और म्यांमार और बर्मा, ये बांग्लादेश से पूरा एरिया जो होता है वो साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। केवल बर्मा कहना उचित नहीं होगा इसको, लेकिन कहीं कहीं बुक में बर्मा भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि राइस का ओरिजिन प्लेस यहीं पर होता है। शुगर केन का फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि जो न्यू गुनिया है वो शुगर केन का, न्यू गुनिया या न्यू गिनी जिसको कहते हैं, तो न्यू गिनी जो है ये शुगर केन का हमारा ओरिजिन प्लेस होता है। व्हीट जो है, व्हीट ये इसका तुर्की ओरिजिन प्लेस माना जाता है, साउथ वेस्ट एशिया। और व्हीट के साथ साथ जो हमारा ग्राम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको चना बोलते हैं, चने का भी ओरिजिन प्लेस हमारा साउथ वेस्ट एशिया ही होता है। तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी। यहाँ पर अगला कह रहा है कि सोयाबीन ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी क्योंकि सोयाबीन जो है, सोयाबीन का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, वो चाइना है। और सोयाबीन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की हम बात करें, सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सोयाबीन का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये कौन होता है, ये यूएसए होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कौन उत्पादन करता है, तो ये यूएसए करता है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ओरिजिन प्लेस इसका चाइना है। इसके अलावा हम एक बात करते हैं, एक होता है मक्का, क्या है, मेज होता है। मेज का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है, मेक्सिको होता है। ओरिजिन प्लेस मेज का क्या है, मेक्सिको है। लेकिन लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका क्या है, चाइना होता है। तो इस तरीके से मैंने याद किया था। मेक्सिको जो है ये यूएसए के बगल में है। तो एक का ओरिजिन प्लेस दूसरी जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन, दूसरे का ओरिजिन प्लेस इसका, जैसे देखो जो मेक्सिको है वो अमेरिका के ही बिल्कुल पड़ोसी देश है, तो उसको आप अमेरिका याद कर लेना। तो क्या है कि मेज का ओरिजिन प्लेस अमेरिका होता है लेकिन चाइना में ज्यादा प्रोडक्शन है, और सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना है लेकिन अमेरिका में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा था। तो हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर चौथा गलत हो गया तो हमारा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, which एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू डिजीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर्स में पूछ रखा है। आगे से मैं क्वेश्चन जो बनाऊंगा तो मैं ऐसे प्रयास करूंगा कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो। यहाँ पर अभी तक मैं ये सोच रहा था कि अगर बार बार ये रिपीट होगा
तो इससे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर जी आप ऐसे क्वेश्चन बनाओ कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। तो मैं आगे से ऐसा प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन एक भी रिपीट ना हो। बाकी हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं पूछता भले 20 क्वेश्चन हो, लेकिन अगर आप इसको कभी ध्यान से देखोगे तो कम से कम 1 घंटे में आपको 40 से लेकर 60 क्वेश्चन मैं आपको समझा के जाता हूँ। बात करेंगे इसमें डिजीज और ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने के लिए अपने फसलों में किस एलिमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसमें जरूरत पड़ती है पोटेशियम की। समझ गए, क्योंकि पोटेशियम जो होता है ये एक तरीका का हेल्थ एलिमेंट होता है। क्या होता है? हेल्थ एलिमेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक 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 पुलिस ऑफ द प्लांट। इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन सी चीज को जाना है, कौन सी चीज को नहीं जाना है, प्रॉपर तरीके से किसकी सिंथेसिस होनी है, किसकी नहीं होनी है, इन सभी चीजों को करने के लिए पोटेशियम काफी ज्यादा जिम्मेदार होता है। इसीलिए पोटेशियम जब हम अपनी फसलों में ज्यादा डालते हैं, तो पोटेशियम डालने से क्या होता है कि क्वालिटी बढ़ती है। हमारा जो ग्रेन है, ग्रेन जो है इसकी क्या बढ़ती है? ग्रेन की क्या बढ़ती है? इससे क्वालिटी बढ़ती है। और इसके अलावा डिजीज और ड्रॉट रेजिस्टेंट तो होता ही है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑप्टिकल वेवलेंथ रेंज विथ यूज इन रिमोट सेंसिंग। जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब होता है? हमने जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ रखी है, उस सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कहाँ पर नदी है, कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर कौन सी फसल बोई गई है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पठार है, ये सभी चीजें जब हम इसका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको कलेक्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला, बेसिक तरीका होता है जो बताने का। तो मैंने बताया ये रिमोट सेंसिंग होता है। अब इसमें जो रिमोट सेंसिंग होता है वो कैसे डाटा को कलेक्ट करता है? तो वो डाटा को कलेक्ट करता है, जो हमारा सैटेलाइट है, जो आसमान में सैटेलाइट होता है, वो सैटेलाइट नीचे को सिग्नल भेजता है, और वो जो सिग्नल होती है उसकी एक वेवलेंथ होती है। फिजिक्स का मामला है ये। तो जो सिग्नल भेजा जाता है उसकी एक प्रॉपर वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी वेवलेंथ होती है कितनी है। तो 0.3 से लेके 15 माइक्रोन तक होती है, कि 0.1 से लेके 1 माइक्रोन, या 15 से लेके 200 माइक्रोन, और 15 से 100 माइक्रोन, या फिर 1 से 5 नैनो मिलीमीटर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमोट सेंसिंग में 0.3 से लेके 15 माइक्रोन के आसपास तक की जो वेवलेंथ होती है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम आसानी से पृथ्वी पर उपस्थित तमाम जो टोपोग्राफी है, कौन सी फसल है, इन सब की प्रॉपर तरीके से रिमोट सेंसिंग के द्वारा डाटा को कलेक्ट करके आगे के लिए हम यूज कर सकें। अगला है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। एक तो क्या कह रहा है कि ज्वार जो है एक तरीके की कैमल क्रॉप होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ज्वार को ऊंट की फसल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंट भी हमारा कम पानी में रह लेता है, और इसके अलावा जो हमारा ज्वार है, ज्वार भी कम पानी में ग्रो हो जाता है। ऊंट को कहा जाता है कि ऊंट जो है ये लगभग 30% तक पानी की कमी को, 30% पानी की कमी को सह सकता है। क्या है? सह सकता है। ये ऊँट की एक अच्छी सी क्वालिटी होती है। और जो ज्वार की फसल होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूखे के प्रति, सूखे सूखा सहनशील, सूखा सहनशील फसल होती है। सूखा सहनशील फसल होती है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इट इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ कोर ग्रेन। इसको किंग ऑफ कोर ग्रेन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात सही है। जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज का जो राजा होता है उसको हम ज्वार को कहते हैं। तो ये जो ज्वार जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ज्वार का जो चारा होता है इसी को हम चरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है चरी। तो हमारा जो ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, which variety of wheat
इज रेजिस्टेंट इन ऑल थ्री रस्ट। इसके बारे में मैंने एक बार क्वेश्चन और पूछ रखा था, मैचिंग में वहां पर था। तो अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पर इसका ऑप्शन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको मैंने एक बार बताया था। तो जो छोटी लेरमा है, गेहूं की वेराइटी है, वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंट के प्रति काफी ज्यादा रेजिस्टेंट, तीनों के तीनों जो रस्ट की बीमारी होती है उसके प्रति रेजिस्टेंट होती है। तीनों रस्ट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो कि गेहूं में लगने वाले जो 3 रस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि जो गेहूं होता है, गेहूं में 3 तरीके के जो रस्ट होती है वो कौन कौन सी तीनों रस्ट हैं। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार यहाँ पर आप फिर से रिकॉल करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बायोक्लाइमेटिक नियम, जो बायोक्लाइमेटिक नियम होता है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो बायोक्लाइमेटिक जो नियम था, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसको प्रस्तावित किया गया था हॉपकिंस द्वारा। आगे यहाँ पर लिखा है बेबीलो, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ जो ओरिजिन था इसको किसने दिया था, एनआई बेबीलो ने दिया था। एक हमारे हैं जेबी लेवेग, जेबी लेवेग, तो जेबी लेवेग ने क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। क्या? लॉ ऑफ लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम सॉइल साइंस का पार्ट है, मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डिटेल में बताया है कि आखिर में यह लॉ ऑफ मिनिमम होता क्या है और इसको समझना क्यों जरूरी होता है। इसके अलावा डोनाल्ड है, इन्होंने मॉडल प्लांट का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या दिया था, मॉडल प्लांट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। मॉडल प्लांट का क्या मतलब होता है, क्रॉप एडियोटाइप, क्रॉप एडियोटाइप। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें मैच करना है हमको बार्ले की। यहाँ पर 2 तरीके के बार्ले दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है उनका बोटेनिकल नेम। तो देखते हैं टू रो बार्ले। टू रो यानी कि गेहूं की जो कि ऐसी प्रजाति जिसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है, जो इसका स्पाइक होता है, स्पाइक, स्पाइक जो होता है, इसके स्पाइक में 2 रो होती है। 2 रो बार्ले, 6 रो बार्ले, 4 रो बार्ले, इस तरीके का तमाम बार्ले जो होता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाया है, अल्टीमेट कोर्स में भी पढ़ाया है। जो टू रो जो बार्ले होता है ये होता है हार्डियम, हार्डियम डिस्टिकॉन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाई लिख रहा है, डी आई, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब 2 होता है। तो यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो पहला तो हमारा दूसरे पे चला गया, तो दूसरा हमारा पहले पे चला जाएगा। ये तो सीधी सीधी बात है। तो पहला दूसरे पे, दूसरा पहले पे, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, which crop require the highest amount of potassium। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें से जो हमारा पोटैटो की क्रॉप होती है, पोटैटो की क्रॉप में जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर, इसके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा पोटेशियम की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमको पोटास जो है वो ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन which ईयर was द फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्टेड एंड ऑन व्हिच ईयर। कह रहा है कि पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था और कौन सी फसल का था। तो इसको बच्चा बच्चा जानता है। 1957 में मेज में सबसे पहली बार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द डोल्ड्रम एंड ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन रिफर्स टू। कह रहा है कि इसमें डोल्ड्रम जो है और ITCZ है ये किसके संदर्भ की बात कर रहा है। तो देखेंगे हाई प्रेशर एरिया नियर पोल्स, ये नहीं होगा। डोल्ड्रम से क्वेश्चन मैंने पूछा था। लो प्रेशर एरिया नियर इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो इक्वेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। जैसे हमारा ये भारत है, तो भारत के बाद से यहाँ से निकलती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, तो भूमध्य रेखा होती है और यहाँ पर मकर रेखा होती है। समझ गए? इस तरीके से पृथ्वी अगर आप देखोगे तो उसमें दिखेगा। ये हमारा भारत है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, ये हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है। इस तरीके से थोड़ा सा मैप बनता है। ये मैं मुझे बनाना ज़्यादा आता नहीं है। ये कर्क रेखा है, ये हमारा क्या है, मकर रेखा, और ये बीच वाली जो है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। समझ गए? तो भूमध्य रेखा जो है वहां पर जब डोल्ड्रम और ITCZ होता है, इसका क्या मतलब होता है
इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इक्वेटर के पास लो प्रेशर वाला जोन बन रहा है, ऐसा एरिया जहां पर कम वायु दाब वाला क्षेत्र बन रहा है। तो इस तरीके से जब होता है तो क्या होता है कि इधर की जो हवाएं हैं और इधर की जो हवाएं हैं, ये हमारा कहाँ बहने लगती हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा के सामने यहाँ पर बहने लगती हैं, और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत बरसात होती है। आगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एंजाइम नाइट्रोजनोज इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन रिडक्शन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एजोटोबैक्टर या राइजोबियम जो काम करते हैं, तो जो राइजोबियम काम कर रहा होता है, राइजोबियम इस तरीके से काम करता है कि राइजोबियम नाइट्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम स्रावित करता है, और उसी नाइट्रोजनेज एंजाइम की वजह से जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम कर पाता है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। दूसरा कह रहा है कि मोलिब्डेनम इज ए कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्शन। कह रहा है कि मोलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रेट रिडक्शन का एक कंपोनेंट होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि मोलिब्डेनम की जरूरत ही इसी वजह से पड़ती है कि नाइट्रोजन जो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अब सबसे मेन चीज क्या होती है कि ए और बी ये तो दोनों सही हो जाएगा, इसको तो मान लेते हैं बात सही है, लेकिन ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, और एग्जाम में भी जब आता है तब इसी तरीके से बच्चे वहां पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। समझना क्या है कि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। मोलिब्डेनम जो होता है ये नाइट्रेट के रिडक्शन में भी काम करता है। लेकिन आप ये बताओ कि अगर ये हम देखें ध्यान से तो हमको क्या समझ में आएगा कि जो मोलिब्डेनम होता है ये नाइट्रोजन रिडक्शन में काम में आता है। इस मोलिब्डेनम का इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए कोई भी डायरेक्ट योगदान नहीं होता है। समझ पा रहे हो? मोलिब्डेनम ऐसा नहीं है कि मोलिब्डेनम जब ज्यादा होगा तो नाइट्रोजनेज ज्यादा निकलेगा, ऐसा नहीं है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट के रिएक्शन में काम काम में आता है। तो इस वजह से ये दोनों इंटर रिलेटेड तो हैं, ध्यान से समझना, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि मोलिब्डेनम अगर हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है उसकी वजह से नाइट्रोजिनेज पे कोई फर्क पड़े। समझ रहे हो? नाइट्रोजिनेज का जो सिक्रेशन हो रहा है वो किसी दूसरे तरीके से हो रहा है, और जो मोलिब्डेनम है ये नाइट्रोजिनेज के सिक्रेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्शन में काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन रिडक्शन जो हो रहा है नाइट्रोजनेज की वजह से, ये नाइट्रोजनेज को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। तो इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं अगर पसंद नहीं आया हो तो क्यों नहीं पसंद आया है कमेंट में लिखिए। पॉजिटिव कमेंट हो तो भी लिखिए, नेगेटिव हो तो भी लिखिए। पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होता है तो सुधारने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स अगर आपको खरीदना है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिए। और किससे संपर्क करना है, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है वीडियो के, वहां से आप संपर्क करके अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद के प्रॉपर तरीके से आप वहां से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से वहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।